को कभी हल्के में न लेना। एक रोटी खाकर नैना देवी जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू दीपा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी अपना हाथ पीछे कर लेती और एक रोटी खाकर ही उठ जाती। नैना देवी की बहू उनके साथ कितने ही दिन ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। उनको उनको थाली से एक रोटी रख देती थी, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और नैना देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना देवी जी दूसरी रोटी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो दीपा को उनको कहती थी, शर्म कर शर्म। देखने वाले तो यही देखते ही बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी सास के पास ही रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती। नैना देवी जी का मन महसूस कर वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही खाने में खाने नहीं दिया था। खाना कम मिलने की वजह से वह धीरे धीरे नैना देवी जी कमजोर होती जा रही थी। जब अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत घर में कोई अच्छी चीज बनती तो वह कभी अपनी सास को नहीं देती थी। नैना देवी जी अपने बहू के यह व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी नैना देवी जी की नजर अपनी चारपाई के सामने पड़ी, चारपाई के नीचे रखी संदूक पर पड़ी। नैना देवी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए उस संदूक को घसीट कर बाहर निकाला और उसमें अपनी चारपाई पर रखकर उन्होंने अपने छोटे से पर्स में चाबी निकाली और संदूक को लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उनसे सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताजा होने लगी। नैना देवी जी के पति देहांत को 2 साल हो चुके थे। नैना देवी जी के 2 बार बेटे थे। बड़े बेटे का नाम करण था और छोटे बेटे का नाम विशाल। दोनों बेटे की सरकारी नौकरी है। बड़े बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता है और जबकि नैना देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। वह इंदौर से ही नौकरानी थी करते थे। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी था। विशाल के 2 बच्चे थे, चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बहुत बड़ा कारण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार ही घर आता है और माँ को फोन भी 1-2 महीने की ही बार करता है। विशाल की पत्नी रेखा अपनी सास के पास कभी फोन तक नहीं करती, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं करती है। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू नैना ने देवी जी को अपने हाथ से ले जाने की कोशिश की थी, वरना नैना जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। नैना जी देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ समान थी। वे अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर घर बनवाया था। नैना देवी जी की गाय रखी थी और उसका दूध बेचकर घर खर्च चलाती थी। वे गोविंद जी की कोई कमाई बचा कर रखती थी। वे एक कमाई बचाती थी और एक कमाई को खर्च चलाती थी। बहुत जरूरत पड़ने पर ही वह गोविंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर के सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा सा कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से नैना देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। नैना देवी जी और गोविंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो नैना देवी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार तो पहले से ठीक था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने कमरे परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो नैना देवी को झेल ही रही थी, परंतु कुछ दिनों से शिल्पी अपने साथ जो व्यवहार कर रही थी वह उनकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी पत्नी से इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पढ़कर सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने जाते थे घूमने निकल जाता था। नैना देवी की घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। नैना देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती हैं, अपने पति को याद करती रहती हैं। अपने पुराने फोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक जमाने में वो क्या और थी और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। अपने पति और अपनी पुरानी फोटो देखकर नैना देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संसार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती है कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूंगी। इतने कष्ट सह सहकर हमने एक घर बनाया था
और इसी घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी रोटियां भी गिनी आ जाती है। यह सब कुछ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैना जैसी ही वे एल्बम देखकर बंद करती है तो उनकी नजर घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर नैना देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती है कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। नैना देवी जी एल्बम और कागजात संदूक से रखकर फिर से ताला लगा देती हैं और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती हैं। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। नैना देवी जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं। उनको अपने पास बैठा लेती हैं और उनसे पूछती, क्यों बहन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है ना? इस समय को कैसे आना हुआ? यह पूछने पर नैना देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी के खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती। कितने दिन हो गए हैं बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ इसके यह व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर 2 गायों का घास डालना होता था। रोजाना नहलाना पड़ता था। दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था। फिर सुबह शाम को दूध निकाल कर उस दूध बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने के, कपड़े तल्ले में, पढ़ाई लिखाई भी कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर कितना तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाए थे और आज हमारे ही बसे बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारी कोई इज्जत नहीं। एक वो कार्यालय, इसको तो जैसा की बात की मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं। घर में हिस्सा मांगते हैं तो बड़ी जल्दी आ गए हैं, परंतु जिसका घर है उसको एक बार भी नहीं पूछता। माना सब कुछ बच्चों का है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को सेवा करते हैं। अभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है बिना सेवा करे। यही लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे पास सास ससुर के पास क्या था? एक छोटा सा कच्चा घर था। फिर भी हमने अपनी कितनी सेवा की, तब हमें जाकर वो घर मिला। उसके पास कुछ ना होता तब भी हम उनकी सेवा ही करते। हमें कुछ ना मिलता या ना मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। मीना देवी जी नैना देवी जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल घर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसे ही व्यवहार करने लगी हैं। इन्होंने तो बेटों बहुओं को धमकी दे दी है, घर से बाहर निकाल दूंगी, तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों सेवा भी करते हैं। इस पर नैना देवी से उदास होकर कहती है, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूँ? अगर वो आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरे यहाँ तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे, परंतु बच्चों तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। अब तक तो मैं यही सोच रही थी, मैं अकेले विधवा और रथ भी क्या कर सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेले विधवा औरत क्या क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों की सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन। मुझे तुमसे एक काम है। मीना देवी जी नैना देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती है, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब नैना देवी एक फोन नंबर निकाल कर मीना देवी जी को देती है और कहती है कि यह नंबर मेरे बेटे के करण का है। इस नंबर को फोन करके कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हारा छोटा बेटा भाई विशाल तुम्हारा घर पर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फोन करती हूँ। मीना देवी जी ने अपने पति के फोन से करण को फोन करती हैं और नैना देवी जी के सामने ही वह बात कह देती हैं जो नैना देवी जी से उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी जो आप हमें फोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को सभी निकलने की तैयारी करता हूँ। ये सुनकर मीना देवी जी को फोन का काट देती और नैना देवी जी को बताती है कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नैना देवी जी मन ही मन आगे का प्लान तैयार करती हैं और मीना देवी जी का यह ध्यान करके अपने घर वापस आती हैं।
घर आकर मीना देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आंखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही नैना देवी जी को स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर से किचन में जाती हैं, अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं, आराम से चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे कारण के कमरे में भी नैना देवी भी ताला डाल देती है। विशाल और शिल्पा भी अभी तक सोए रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और विशाल अपने ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। नैना देवी जी सबके उठने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद शिल्पी जाग गई। शौचालय जाने के बाद हाथ धोती है और जैसे ही वह किचन के चाय बनाने के लिए जाती है और किचन में खोलने की कोशिश करती है तो देखती है किचन में ताला है। वह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तंतमा कर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला है? नैना देवी जी आराम से बैठी हुई होती है। नैना जब कई बार पूछ लेती है तो नैना देवी जी बड़े आराम से कहती हैं, किचन का यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही नैना देवी जी को क्रोधित आ जाती है और तेजी से उड़कर आती है, शिल्पी को 2 थप्पड़ खींचकर मारती है। शिल्पी जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी से कहती है, ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत कर कर ये हाथ नहीं पत्थर हो गया है। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जबान खींच लूंगी। शिल्पी ने अपनी सास का ये रूप पहली बार देखा था। वह तो अपने सास को बहुत सीधी सादी घरेलू गांव वाली महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि नैना देवी जी इतनी सीधी सादी महिला भी नहीं थी कि जो बहू के अत्याचार चुपचाप सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज सुनकर विशाल भी उठ जाता और बाहर आकर देखता तो अपनी पत्नी उसके अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई थी। विशाल पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो नैना देवी जी उत्तर देती है, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसे हो ही ना हो। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है या तो मुझे पता ही नहीं। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ हुआ क्या है या बताओ मुझे? विशाल हैरान होकर पूछा तो नैना देवी जी कहती है कि पूछ अपनी पत्नी से, मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने नहीं देती। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती है शर्म कर शर्म। बहुत दिन हो गए इसके मेरे साथ ऐसी ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज बनाती तो मुझे नहीं देती है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनती जाती है। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती हूँ। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया है। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह में ये बात सुनकर विशाल की आंखें खुली रह जाती। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो सब अपने काम में व्यस्त रहता है। विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी क्या माँ सच कह रही है? शिल्पी के मुंह में कुछ भी आवाज नहीं निकलती है, बस सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि शिल्पी को बहुत जोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी आज सब कुछ चल ही रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है। डोरबेल बजती रहती है तो विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाजा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई और भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह से सब कुछ कुशल मंगल तो है, आपने अपने आने के बारे में तो बताया भी नहीं। इस कारण कहता है कि तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे क्यों बताए? और यह कहकर करा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर घबरा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और वेका अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती, हाँ तू मेरे मरने का इंतजार में ही है। तुझे तो लगा कि मेरी माँ अब मरने वाली है तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूं। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती ही नहीं है, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन नैना देवी जी कहती है, बात नहीं है तो और कौन सी बात है? मुझे मीना से फोन कैसे ही कराया तू ही तो मेरी पत्नी कभी मेरा हाल चाल पूछती तो माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। मैंने आज सोचा यह इसलिए बुलाया कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि इस घर का क्या करने वाली हूँ। करण को रेखा की नजर रसोई है अपने कमरे में पड़ती जिसमें ताला डला हुआ था। वह दोनों कुछ समय पाते। इतने में नैना देवी जी कहती, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट रहकर पाला है, कभी तुमने किसी चीज की कमी नहीं आने दी और आज तुमने दोनों के एक माँ को 2 रोटी भारी पेट कर पड़ रही है। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ के 2 रोटी नहीं दे सकती तो तुम्हें अपना घर कैसे दे दूं? जितना हमने तुम दोनों के लिए क्या किया है ना उतना अब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे। अब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने
पूरे होशो हवास में यह ऐलान करती है कि मैं आज से वृद्धाश्रम में जाकर रहूंगी और यह घर भी वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, तुम्हारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा। आज से हम आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी नैना देवी जी के पैरों में गिर जाती है, माँ हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती है कि तुम मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी वह शर्त मान ली तब मैं यह घर तुम दोनों को दूंगी, नहीं तो यह घर में वृद्धाश्रम में नाम कर दूंगी। बेटे पूछते हैं कि माँ क्या शर्त है आपकी? तो नैना देवी जी कहती हैं कि पहली मेरी यह शर्त है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम दो लोगों में को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे, जो भी काम करोगे मुझसे पूछ कर करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूंगी, और जब भी मन करेगा तो मैं बड़े के साथ रहूंगी, और तुम्हारे पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम्हें सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज से वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। दोनों बेटे बहुएं एक ही सुर में कहते हैं, माँ हमें माफ, आपकी शर्त मंजूर है। सुनकर नैना देवी जी को खुश हो जाती है, जाकर किचन के कलर के कमरे में ताला खोल देती है और दोनों बहुओं को से कहती हैं, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। नैना देवी जाकर करण और विशाल से कहती है, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ से अपनी बाहों को भर लेते हैं। यह देखकर नैना देवी जी भावुक हो जाती और उन्हें अपने दो बेटे और नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते। नैना देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती है और रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, हमें नादान बच्चे समझकर माफ कर दो। नैना देवी जी रोते हुए कहती है कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करती सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हो। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया था। अगर तुम मेरा दिल खोल कर सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है, पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती तो देखती कि तीनों माँ बेटे रो रही, तो भाव घोर दृश्य देखकर उनके हृदय में अंदर की ममता जाग जाती है। दोनों बहुएं भावुक हो जाती है और रोने लगती है। नैना देवी जी के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ हमें माफ कर दो, हम भी माँ, और अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई, हमारे बड़े भूल। आज के बाद हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नैना देवी जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेती हैं और सीने से लगा लेती हैं, कहती हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने नैना देवी जी को खर्चा देने लगे। नैना देवी जी कभी अपने छोटे बड़े बेटे के पास रहती तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती थी। दोनों ही बहुएं अब नैना जी से खूब सेवा करती हैं। नैना देवी जी के दोनों बेटे थी अपनी माँ के सम्मान करते थे। अपनी माँ से पूछे बिगड़